वेलकम टू द चैनल जेवी एंड सीआईबी मेड सिंपल। सो आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमारा जो एएफएम का अक्टूबर 2023 का एग्जाम हुआ था उसमें किस प्रकार के सवाल पूछे गए थे, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। उसका सही जवाब क्या है, किस क्वेश्चन का क्या सही जवाब है, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आप देख पाएं कि हमारे जेवी के एएफएम के एग्जामिनेशन में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस पार्टिकुलर रिकलेक्टेड क्वेश्चन सेशन से एक पिक्चर मैप मिल जाएगा एग्जामिनेशन में कि ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे हमको जरूर पढ़ के जाना है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग आज के इस वीडियो लेसन को। आपको मैं बता दूं इसी प्रकार से मैंने मई 2023 का अक्टूबर 2022 का जो रिकलेक्टेड क्वेश्चन है वो मैंने डाल रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं अपने प्रिपरेशन में। चलिए पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ पे नॉट वर्ड को ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 18 यानी AS 18। तो दोस्तों सबसे पहले तो ऑप्शन वाइज चलते हैं। पहला कह रहा है कंपनी सब्सिडरी। पहले आप बताइए सब्सिडरी होता क्या है। तो सब्सिडरी एक तरह की कंपनी होती है जो कि कंट्रोल की जाती है पेरेंट कंपनी के द्वारा, यानी इस कंपनी को कौन कंट्रोल करता है, तो पेरेंट कंपनी कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे दोस्तों कंट्रोल एक की फैक्टर है, ठीक है। इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, पेरेंट कंपनी कंट्रोल कर रहा है। ये कंट्रोल क्या है दोस्तों, दिस इज अ की फैक्टर, राइट, दिस इज अ की फैक्टर। ताकि कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट की फैक्टर है ताकि रिलेटेड पार्टीज को हम डिफाइन कर सकें AS 18 के अंदर। AS 18 के अंदर जो रिलेटेड पार्टीज होते हैं उसको डिफाइन करने के लिए कंट्रोल एक की फैक्टर होता है, और सब्सिडरी को हम लोग डेफिनेटली भी रिलेटेड कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। कह रहा है कि कौन सा रिलेटेड पार्टी नहीं माना जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, सब्सिडरी एक वो कंपनी होती है जो कि दूसरे कंपनी के द्वारा यानी पेरेंट कंपनी के द्वारा कंट्रोल की जाती है, राइट। तो यहाँ पे कंट्रोल एक की फैक्टर आ रहा है रिलेटेड पार्टी के डेफिनेशन में अंडर AS 18। तो सब्सिडरी तो डेफिनेटली जो है रिलेटेड पार्टी में ही कंसीडर किया जाएगा। ऑप्शन बी कर रहा है कंपनी की मैनेजमेंट पर्सोनेल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं यानी जो की मैनेजमेंट पर्सनल होते हैं इनके पास सिग्निफिकेंट अथॉरिटी होता है, दे हैव सिग्निफिकेंट अथॉरिटी, राइट। और ये इनका इन्फ्लुएंस भी कंपनी के ऊपर ज़्यादा होता है, कंपनी के फाइनेंशियल और ऑपरेशनल डिसीजन पे ज़्यादा इनका इन्फ्लुएंस होता है। हम लोग बात कर रहे हैं की मैनेजमेंट पर्सनल की, जिस कारण से ये भी हमारे रिलेटेड पार्टी के कैटेगरी में आएंगे, राइट। तो मैं फिर से आपको बता दूं कि जो हमारे कंपनी के की मैनेजमेंट पर्सनल होते हैं इनका भी प्रभुत्व, इनका भी सिग्निफिकेंट अथॉरिटी होता है, इन्फ्लुएंस होता है कंपनी के फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग डिसीजन में। दैट्स व्हाई दे आल्सो आर कॉल्ड रिलेटेड पार्टीज। सी कर रहा है कंपनी जॉइंट वेंचर पार्टनर। दोस्तों जॉइंट वेंचर में क्या होता है कि दो से ज्यादा पार्टीज, ठीक है, ग्रेटर देन 2 पार्टीज, ठीक है, एक साथ कंट्रोल शेयर करते हैं, राइट, दे शेयर कंट्रोल। तो 2 और मोर देन 2 पार्टी दे शेयर कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग को शेयर करते हैं, जैसे एक रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करते हैं। तो दोस्तों पूछा क्या गया था कि कौन सा रिलेटेड पार्टी नहीं है, A है, B है, C है, तो ऑप्शन डी नहीं है। कंपनी का कस्टमर। दोस्तों कस्टमर एक कंपनी के बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें कोई क्षमता नहीं होती है कि वो कंट्रोल करे या कंपनी के फाइनेंशियल या ऑपरेटिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करे। इसलिए दोस्तों AS 18 के अंतर्गत जो हमारे कस्टमर होते हैं उन्हें हम लोग रिलेटेड पार्टी में कंसिडर नहीं करते हैं। तो यही हमारा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। मैं आपको एक एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करूंगा और समझाऊंगा कि क्वेश्चन के संदर्भ में ये ऑप्शन क्यों गलत है, ये ऑप्शन क्यों सही है। दिस इज आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक एलिजिबल इंटरेस्ट इनकम नहीं होता है सेक्शन 80 TDB के डिडक्शन के अंतर्गत। चलिए तो ऑप्शंस को देखते हैं। पहला कह रहा है इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हम सेविंग अकाउंट में अर्न करते हैं, जो भी इंटरेस्ट हम सेविंग अकाउंट में अर्न करते हैं, जो कि भारत में जितने भी सेविंग अकाउंट है उस पर जो भी हम इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं, ठीक है, वो सभी एलिजिबल होते हैं। दे आर एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर 80 TDB। याद रखिए जितने भी सेविंग अकाउंट होते हैं उस पे जो इंटरेस्ट अर्न होता है वो एलिजिबल होता है 80 TDB के डिडक्शन के अंतर्गत।
आपसे क्या पूछा जा रहा है, नॉट एलिजिबल, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी कर रहा है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। तो दोस्तों जो भी हम एफडी पे इंटरेस्ट अर्न करते हैं ना, मान लीजिए किसी भारतीय बैंक के साथ एफडी बना हुआ है, राइट, किसी इंडियन बैंक के साथ एफडी बना हुआ है और उस पर जो हम इंटरेस्ट कमाएंगे वो भी इस डिडक्शन के लिए एलिजिबल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ATTTB डिडक्शन। नेक्स्ट है हमारा, तो नॉट पूछा जा रहा है तो ये दोनों तो नहीं होगा। फिर इंटरेस्ट ऑन पोस्ट डिपॉजिट अकाउंट, देखिए अब बहुत सारे पोस्ट डिपॉजिट अकाउंट के स्कीम्स होते हैं, जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो गया, मंथली इनकम स्कीम हो गया, तो ये सभी दोस्तों ये भी ATTTB डिडक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं, राइट। और लास्ट ऑप्शन कर रहा है इंटरेस्ट ऑन NRI अकाउंट। दोस्तों ये हमारा की डिफरेंस है, जो हमारा ATTTB सेक्शन है ना, वो स्पेसिफिकली अप्लाई होता है किसके लिए, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए। ध्यान दीजिएगा, ये किसके लिए अप्लाई होता है, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए अप्लाई होता है, मतलब वैसे इंडिविजुअल जो कि भारतीय निवासी है टैक्स पर्पस के। तो NRI अकाउंट की यदि हम बात करें तो NRI अकाउंट तो दोस्तों जनरली हमारे रेजिडेंट कैटेगरी में फॉल ही नहीं करते, इसीलिए जो भी इंटरेस्ट इनकम अर्न हो रहा है NRI अकाउंट में वो हमारे ATTTB के डिडक्शन के अंदर एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। एक बात को और आप समझ लीजिए कि यदि आपको डिडक्शन ATTTB के अंदर क्लेम करना है तो रेसिडेंट, जो पहले बात तो क्या होना चाहिए कि वो रेसिडेंट सीनियर सिटीजन होना चाहिए, ये शुड बी रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। ये तो पहला पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन तो होना ही चाहिए दोस्तों। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो 60 ईयर्स और ओल्ड हो, दे शुड बी 60 ईयर एंड ओल्ड, 60 साल से बड़ा हो, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। और दोस्तों क्या कर रहा है कि जो टोटल डिडक्शन है वो कैप किया जाता है कितना भी 50,000 पे। सो दिस इज द थर्ड कंडीशन। तो ये जो डिडक्शन है ना हमारा ATTTB के अंदर, ये अप्लाई तभी होगा किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिपॉजिट के लिए अप्लाई होगा जो कि ऊपर लिखे गए, जैसे कि आपको मैंने सेविंग अकाउंट बताया, फिक्स डिपॉजिट बताया या पोस्ट ऑफिस अकाउंट डिपॉजिट बताया। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा एब्जॉर्प्शन, ये सवाल पूछा गया था कि आपसे पूछा गया था कि जो हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्ट प्लस सेल्स का कौन सा फॉर्मूला नहीं है जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया जाता है। बहुत बढ़िया सवाल है, इसमें आपको समझना पड़ेगा कि जब बात आती है एब्जॉर्प्शन कॉस्ट प्लस सेल्स एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी की, ये क्रूशियल है ये समझना कि कौन सा एलिमेंट इंटरेक्ट करेगा ताकि हमें करेक्ट फॉर्मूला मिले। चलिए ऑप्शन वाइज चलते हैं। पहला कर रहा है ऑपरेशनल कॉस्ट प्लस सेल्स इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन 1 माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। पहले इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला टर्म क्या है, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट प्लस सेल, मतलब क्या हुआ कि टोटल रिवेन्यू कितना अर्न कर रहे हैं, राइट, टोटल रिवेन्यू अर्न मतलब कितना हम कमा रहे हैं, राइट, तो कितना टोटल रिवेन्यू कितना चाहिए ताकि हम डिजायर्ड प्रॉफिट को अचीव कर सकें। ध्यान दीजिएगा ये क्या है, टोटल रिवेन्यू रिक्वायर्ड, इसको ऐसे कर सकते हैं आप, टोटल रिवेन्यू रिक्वायर्ड, ठीक है, कितना हमें टोटल रिवेन्यू चाहिए ताकि हम डिजायर्ड प्रॉफिट को अचीव कर सकें, जिसके अंदर हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी आएगा और फिक्स्ड कॉस्ट भी आएगा। नेट प्रॉफिट क्या होता है, तो नेट प्रॉफिट मतलब कि जो डिजायर्ड प्रॉफिट है जो आप चाह रहे हैं, ठीक है, उसे हम लोग नेट प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। तो जो डिजायर्ड प्रॉफिट है आप अर्न करना चाह रहे हैं सारे एक्सपेंस को कवर करने के बाद, उसे ही हम लोग नेट प्रॉफिट बोलते हैं। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है दोस्तों कि हमारे सेल्स रिवेन्यू का वो परसेंटेज होता है, ध्यान से समझिएगा, सेल्स रिवेन्यू का परसेंटेज होता है एबव द ब्रेक इवन पॉइंट। तो एक तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में आप जानते होंगे, ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर जो हमारा सेल्स रिवेन्यू का परसेंटेज होता है उसको हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है जिसका डिजायर्ड नेट प्रॉफिट है $10,000, ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है इसका 20% का। तो इस केस में एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, ये मान लीजिए एब्जॉर्प्शन कॉस्ट के अंदर फिक्स और वेरिएबल दोनों आएगा, राइट। तो मान लीजिए कि एब्जॉर्प्शन कॉस्ट फिक्स और वेरिएबल पर यूनिट है मान लीजिए $50। तो आप जरा बताइए फॉर्मूला में पुट कीजिए, 10,000 नेट प्रॉफिट की जगह 10,000 पुट कर दिया और 1 माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाएगा 0.2, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 0.8, लगभग ये $12,500 के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी को $12,500 जनरेट करना है टोटल रिवेन्यू में ताकि ये जो डिजायर्ड प्रॉफिट का कैलकुलेशन है वो सम रह सके। नेक्स्ट ऑप्शन इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्लस सेल्स इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू सेल्स। सो दोस्तों
यहाँ पे देखिए कुछ टर्म्स लिखे गए हैं, जैसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू सेल्स लिखे गए हैं। ये क्या करता है कि अमाउंट ऑफ एडिशनल सेल जो कि कंपनी कर सकती है ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर, ठीक है, यही होता है हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू सेल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है इसके ऊपर जो है कंपनी कितना सेल्स कर सकती है, ये रिप्रेजेंट करता है ये टर्म, ठीक है। और नेट प्रॉफिट तो आप समझते ही हैं। तो दोस्तों सही जवाब क्या है, कौन सा फॉर्मूला गलत है ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब जो ऑप्शन कॉस्ट प्लस सेल इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये गलत है। क्यों? क्योंकि सीधा सीधा आप यदि मार्जिन ऑफ सेफ्टी को जोड़ देंगे नेट प्रॉफिट में, ये आपके टोटल इम्पैक्ट क्या है ये टोटल सेल्स पे, ताकि हम प्रॉफिट को अचीव कर सके, उसको अकाउंट नहीं करता है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब ये होता है कि ये परसेंटेज ऑफ सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यों डायरेक्ट मॉनेटरी वैल्यू नहीं होता है ये, ठीक है। तो कभी भी आप परसेंटेज को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते नेट प्रॉफिट से, ये बात आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमेशा परसेंटेज के टर्म्स में होता है, समझे बात को। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है आपको कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी को डायरेक्टली आप लोग नेट प्रॉफिट से ऐड नहीं कर सकते। सिंपली मार्जिन ऑफ सेफ्टी को या तो सेल से मल्टीप्लाई कीजिए या मार्जिन ऑफ सेफ्टी को वेरिएबल कॉस्ट से मल्टीप्लाई कीजिए, राइट, यानी तो 1 माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये कर सकते हैं आप। तो प्लीज आंसर, रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग फॉर रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। दोस्तों सबसे पहले तो समझिए कि पहला ऑप्शन देखते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगेन दोस्तों यही चीज है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों एसेंस क्या है हमारे एमसीक्यू के पैटर्न का, जो एमसीक्यूज में आपको यूनिट वाइज कम करवाता हूं और डायरेक्टली सेम क्वेश्चन आपके बुक में एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। तो यू कैन सी द एसेंस ऑफ आवर इंपॉर्टेंस ऑफ आवर डेली एमसीक्यू सेशन, जिसको मैं वीडियो के रूप में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, पीडीएफ के रूप में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। पहला ऑप्शन कर रहा है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट फॉर रियल अकाउंट। दोस्तों ये जो गोल्डन रूल है ना, ये सही होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका बिजनेस है, आप इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, यू आर बाइंग इक्विपमेंट, ठीक है। तो ये इक्विपमेंट एक तरह का कैसा अकाउंट है, ये एक तरह का रियल अकाउंट है, राइट। तो चूंकि इक्विपमेंट आ रहा है आपके सिस्टम में, इक्विपमेंट इज कमिंग इन, तो ये डेबिट होगा, राइट। और कन्वर्सली यदि आप इक्विपमेंट को बेचेंगे, इफ यू आर सेलिंग इक्विपमेंट, तो ये आपके सिस्टम से बाहर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो ये जो कर रहा है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रियल अकाउंट के लिए बिल्कुल सही है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये ध्यान रखिएगा, कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन बी कर रहा है डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट इनकम एंड गेन फॉर नॉमिनल अकाउंट। दोस्तों ये स्टेटमेंट भी सही है कि जो भी हमारे खर्चे हैं, जो भी हमारे लॉसेस हैं, उसको क्योंकि वो आपके बिजनेस के नेट इनकम को घटाएगा ना, आपका जो भी खर्चा है, आपका जो भी लॉसेस है, आपके बिजनेस के नेट इनकम को घटाएगा, इसीलिए उसे हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपके जो इनकम्स हैं, आपके जो गेन्स हैं, वो क्या करते हैं, वो आपके नेट इनकम को बढ़ाते हैं, राइट, वो आपके नेट इनकम को बढ़ाते हैं, इसीलिए इन्हें हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो दो चीज को समझिए, जितने भी आपके लॉसेस हैं, एक्सपेंस है, उसे डेबिट करना, और जितने भी इनकम और गेन्स है उसे क्रेडिट करना नॉमिनल अकाउंट के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए थर्ड पॉइंट को देखते हैं, रियल अकाउंट, इसको हम लोग थोड़ा स्किप कर रहे हैं थर्ड पॉइंट को। नॉमिनल अकाउंट आर यूज्ड टू रिकॉर्ड द बिजनेस परफॉर्मेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, व्हाइल रियल अकाउंट आर यूज्ड टू रिकॉर्ड द बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए दोस्तों समझिए इसे, ये जो स्टेटमेंट है ना, एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट कर रहा है प्रत्येक अकाउंट टाइप के नेचर को। जैसे कि आपका नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का एग्जांपल जैसे आप बता सकते हैं ना, रेंट हो गया, ठीक है, फिर और एग्जांपल बताइए, सेल्स रिवेन्यू हो गया, राइट। तो ये सभी आपके नॉमिनल अकाउंट के एग्जांपल हैं। तो ये सभी अकाउंट ट्रैक करते हैं आपके इनकम को, आपके एक्सपेंस को थ्रू आउट द अकाउंटिंग पीरियड। ये आपको इनसाइट प्रोवाइड करते हैं आपके बिजनेस के परफॉर्मेंस में, राइट। तो थ्रू आउट योर अकाउंटिंग पीरियड ऑल दीज अकाउंट्स, ये जितने भी अकाउंट्स हैं वो आपको इनसाइट प्रोवाइड करेंगे अपने बिजनेस परफॉर्मेंस में। लेकिन जो हमारा रियल अकाउंट होता है ना दोस्तों, रियल अकाउंट जैसे कि आपका कैश हो गया, आपका इक्विपमेंट हो गया, ये सभी हमारे क्या है, रियल अकाउंट है, राइट। तो रियल अकाउंट ये क्या शो करता है
कि आपका बिजनेस में एसेट कितना है, आपके बिजनेस में लायबिलिटीज कितने हैं एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि मंथ के अंत में, समझे। तो ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी गलत है। क्या कर रहा है कि रियल अकाउंट आर क्लोज एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड एंड नॉमिनल अकाउंट आर कैरिड ओवर टू द नेक्स्ट पीरियड। ऑप्शन सी को मैं आपको दोबारा रिटरेट करता हूं। इसमें कहा जा रहा है कि रियल अकाउंट आर क्लोज एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड व्हाइल नॉमिनल अकाउंट आर कैरिड ओवर टू द नेक्स्ट पीरियड। दोस्तों समझिए, देखिए, चाहे ये मिसकंसेप्शन है, चाहे वो रियल अकाउंट हो या नॉमिनल अकाउंट हो, दोनों के दोनों को हम लोग अकाउंटिंग पीरियड के एंड में क्लोज करते ही करते हैं। और खासकर ये अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, 1 साल का अकाउंटिंग पीरियड होता है, समझे। क्लोज करने का पर्पस ये है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर पाएं, जैसे कि इनकम स्टेटमेंट हो गया या बैलेंस शीट स्टेटमेंट हो गया। मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं इस चीज को। जैसे मान लीजिए कि आपका जो बिजनेस है, आप अपने बिजनेस में ऑफिस सप्लाई परचेज किए $100 का, ठीक है। तो ये ऑफिस सप्लाई जो आपने परचेज किया, कैसा अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट नहीं हो गया, ठीक है। आपने ऐसा परचेज किया ऑफिस सप्लाईज, ठीक है, क्या परचेज किया, ऑफिस सप्लाई परचेज किया और $100 का परचेज किया, तो एक तरह का रियल अकाउंट है, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, अब ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है ना, ये डेबिट हुआ है, दिस ट्रांजेक्शन इज डेबिटेड। क्यों डेबिटेड हुआ है, अब ये जो आपके ऑफिस अकाउंट में ये डेबिट हो जाएगा। क्यों डेबिट हो जाएगा, क्योंकि रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का बेसिक फंडा आपको पता ही है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। अच्छा, अब साल के अंत में यानी ईयर के एंड में क्या होगा कि आप ऑफिस सप्लाईज अकाउंट को क्लोज करेंगे। कैसे क्लोज करेंगे कि ये जो $100 का जो ट्रांसफर है उसे आप एक एक्सपेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे कि $100 को आप एक एक्सपेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और ये जो एक्सपेंस अकाउंट है ये हमारा कैसा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। तो इसे अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, ऐसा तो हमने कर लिया, अब ये जो नॉमिनल अकाउंट है इसको कैसे क्लोज किया जाएगा। तो इसको क्लोज करने के लिए जितने भी एक्सपेंस है सभी को हम जोड़ेंगे और फिर उसको हम लोग टोटल को इनकम स्टेटमेंट में भेजेंगे। तो क्लोज करने का यही तरीका है कि टोटल को हम कहाँ भेजेंगे, इनकम स्टेटमेंट में भेजेंगे। तो इससे क्या हमें पता चलेगा कि इस पूरे साल में कितना खर्चा हुआ है। तो याद रखिए कि अकाउंट को क्लोज करना मतलब कि उसके बैलेंस को सेटल करना 0 तक नए पीरियड के लिए। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुरंत का तुरंत वो डिसअपीयर हो जाएगा। मतलब ये होता है कि उसको हम रिसेट कर रहे हैं ताकि हम अगले अकाउंटिंग साइकिल में फ्रेश स्टार्ट कर सकें। ये बात समझ में आई आपको। तो वही चीज मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाया। आपका एक बिजनेस है, आपने अपने बिजनेस में ऑफिस सप्लाई $100 का परचेज किया और ये जो ऑफिस सप्लाई होगा एक तरह का रियल अकाउंट होगा और चूंकि आपने परचेज किया है तो आप इस अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि रियल अकाउंट का बेसिक प्रिंसिपल ही कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ऑफिस सप्लाई आपके सिस्टम में आ रहा है इसलिए आप इस अकाउंट को डेबिट करेंगे। ये बात क्लियर है। अच्छा, जब साल का अंत हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, ये जो डेबिटेड अमाउंट है $100 का इसको ट्रांसफर कर देंगे अपने एक्सपेंस अकाउंट में जो कि आपका नॉमिनल अकाउंट है और फिर क्या होगा कि ये जो एक्सपेंस है उसको आप फर्दर ट्रांसफर कर देंगे अपने इनकम स्टेटमेंट में, राइट। तो ये चीजें हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसीलिए क्या है, गलत है यहाँ पे हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है जर्नल और लेजर के डेफिनेशन को बेस्ट डिस्क्राइब करता है। पहला ऑप्शन कर रहा है जर्नल इज, देखिए ये सभी चीजें ना हम अपने एमसीक्यू सीजन में कवर कर रखे हैं और सेम क्वेश्चन को आप देख सकते हैं हमारे IIBF ने JIB की FM एग्जामिनेशन में पूछा है। पहला ऑप्शन कर रहा है कि जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री व लेजर इज अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री। आपको यदि किसी प्रकार की स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है देन फील फ्री टू व्हाट्सएप मी ऑन दिस पार्टिकुलर नंबर शोन ऑन द स्क्रीन। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट में आपसे ये स्टेटमेंट कुछ हद तक सही है लेकिन ये हमेशा एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं कहलाया जा सकता। जर्नल ऑब्वियस सी बात है कि पहला प्लेस होता है जहां पे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है यानी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होता है, लेकिन लेजर फाइनल एंट्री के बुक को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो ये जो कर रहा है कि लेजर इज बुक ऑफ फाइनल एंट्री, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। तो मतलब अकाउंटिंग पीरियड के समाप्त होने पर दोनों को, चाहे जर्नल हो चाहे लेजर हो, दोनों को हम क्लोज करेंगे और रीसेट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ये तो गलत है। ऑप्शन बी पे आज जरा आते हैं। ऑप्शन बी में कह रहा है कि जर्नल इज अ बुक ऑफ अकाउंट व्हाइल लेजर इज अ बुक ऑफ ट्रांजैक्शन। दोस्तों ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जर्नल इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा, अकाउंट को रिकॉर्ड नहीं करता है जर्नल, समझे। और जहां तक लेजर की बात है तो लेजर क्या करता है, समराइज करता है ट्रांजैक्शन को। लेजर का काम क्या है, इट्स समराइज ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो ये गलत है। अच्छा, ए भी गलत है, बी भी गलत है। ऑप्शन सी पे आते हैं। सी कर रहा है कि जर्नल इज अ बुक ऑफ ट्रांजैक्शन व लेजर इज अ बुक ऑफ अकाउंट, ये उसका रिवर्स कर रहा है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मान लीजिए कि आपने किसी आइटम को $100 में बेच दिया,
तो ट्रांजैक्शन को कहाँ रिकॉर्ड कीजिएगा, पहले आप जर्नल में ही तो रिकॉर्ड कीजिएगा। तो ये जो जर्नल है ना, वही कहा जाता है कि ट्रांजैक्शन का बुक होता है। अच्छा, अब क्या होगा कि अब इस अमाउंट को आप ट्रांसफर कीजिएगा सेल्स में। कहाँ ट्रांसफर करेंगे आप? सेल्स में, सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, लेजर के सेल्स अकाउंट में आप इसको ट्रांसफर करेंगे, राइट। तो जहां पे सारे के सारे सेल्स को आप एक्युमुलेट करते हैं, तो वही कहा जा रहा है कि जर्नल जो है एक ट्रांजैक्शन का बुक होता है, जबकि लेजर जो है अकाउंट का बुक होता है। यही बातें आपको समझ में आ रही है? मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपने $100 का कोई सामान खरीदा, ठीक है। अब उस ट्रांजैक्शन को कहां रिकॉर्ड करेंगे आप? सबसे पहले तो आप जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे और फिर जाकर उस ट्रांजैक्शन को आप जर्नल से अपने लेजर के सेल्स बुक में, सेल्स अकाउंट में डालेंगे। उस पार्टिकुलर सेल्स अकाउंट में सारे ट्रांजैक्शन जो सेल्स ट्रांजैक्शन हुए हैं उन्हें उसको आपने एक्युमुलेट करके रखा है। चलिए, तो इसीलिए ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन डी कह रहा है कि जर्नल इज अ बुक ऑफ अकाउंट एंड ट्रांजैक्शन व्हाइल लेजर अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री। ये गलत है दोस्तों, ये इसमें भी इनएक्यूरेसीज है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि आपको $500 का पेमेंट करना है रेंट पर्पज से। 1 फरवरी को, 1 फरवरी को आपने एक रिकॉर्ड किया कि हमने $500 का रेंट पेमेंट किया। ये क्या हो गया? ये जर्नल हो गया कि आपने रिकॉर्ड किया इसे। लेजर कब कहलाएगा? कि जब आप ये $500 को कैश अकाउंट से रेंट एक्सपेंस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे लेजर में, जब सारा रेंट पेमेंट को ग्रुप किया जाएगा। तो अंतर समझिए, जर्नल और लेजर में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। जर्नल में आपने सिंपली रिकॉर्ड कर दिया कि हाँ 1 फरवरी को हमने $500 जो है रेंट दिया है, ठीक, बस रिकॉर्ड किया। लेकिन अब कौन सा अकाउंट अफेक्ट हुआ, कहां से पैसा किस अकाउंट से डेबिट होगा, किस अकाउंट से क्रेडिट होगा, ये सभी चीजें हम लोग कहां पे मेंशन करेंगे? लेजर अकाउंट में मेंशन करेंगे। ये बात समझ में आई आपको? इसीलिए कहा जाता है कि जर्नल जो है ट्रांजैक्शन का बुक है, जबकि लेजर जो है अकाउंट्स का बुक है। तो ये दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक कंपनी का फिक्स कॉस्ट दे रखा था 1 लाख का, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा था ₹5 पर यूनिट का, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखा है ₹10। तो ब्रेक इवन पॉइंट आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो फिक्स कॉस्ट है 1 लाख का, ये तो सेम ही रहेगा ना, चाहे प्रोडक्शन का वॉल्यूम कितना भी हो जाए। जहां तक वेरिएबल कॉस्ट है 5 पर यूनिट, मतलब ये जो कॉस्ट है वो बढ़ सकता है या घट सकता है प्रोडक्शन के वॉल्यूम से। और लास्ट कर रहा है कि सेलिंग प्राइस जो है वो $10 है, ये भी सही है। अच्छा, आपको बीईपी का फॉर्मूला पता है या नहीं पता, ये बताइए। आपको पता होना चाहिए कि बीईपी का बेस नोमिनेटर में हम लोग क्या लिखते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट को नोमिनेटर में लिखते हैं, और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस कॉस्ट प्राइस पर यूनिट, समझे? तो ये हमारा बीपी का फॉर्मूला होता है, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो दोस्तों अब जरा फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दिया जाए। पहले बताइए फिक्स कॉस्ट कितना है हमारा? फिक्स कॉस्ट है हमारा 1 लाख, है ना। अच्छा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है? ₹10, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 5, ठीक है। तो अल्टीमेटली 1 लाख को यदि आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 20,000 आएगा ना। तो ये 20,000 यूनिट आपने क्या किया है? ब्रेक इवन पॉइंट है आपका, ठीक है। मतलब कंपनी को 20,000 यूनिट बेचना है ताकि ये अपने टोटल कॉस्ट को कवर कर सके, यही होता है ब्रेक इवन का मतलब इस पॉइंट पे जो रेवेन्यू है वो इसके एक्सपेंस के बराबर है, ठीक है, ना ही इसका प्रॉफिट है ना ही इसका लॉस है। हम बीपी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन कर रहा है 10,000 यूनिट, ये तो गलत है, ठीक है। यदि आप 10,000 को बेचिएगा मान लीजिए, तो आपको रेवेन्यू कितना का मिलेगा बताइए? तो 10,000 गुने 10, देखिए ना, सेलिंग प्राइस आपने 10 किया, तो 10,000 को यदि आप बेचेगा तो 1 लाख का रेवेन्यू मिलेगा आपको, यही होगा ना, ठीक है। लेकिन जो कि आपके फिक्स कॉस्ट के बराबर है, लेकिन आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको तो कवर नहीं कर रहा है ना, इसलिए ऑप्शन ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन सी कर रहा है 30,000, ये बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू हो गया। आप 30,000 को 10 से गुना कीजिए तो 3 लाख तो ऐसे ही हो गया, जो कि एनफ होगा कि हम दोनों फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर सकें, समझे बात को। तो इसीलिए दोस्तों सही जवाब क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 20,000 यूनिट। चलिए अगला सवाल है, इनमें से कौन सा बिजनेस एंटिटी जो है सोल बैंकर था? ठीक है, बिजनेस एंटिटी नहीं था, सोल बैंकर था, ये सवाल है। पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी। थोड़ा सा इसके बारे में आपको हिस्ट्री बता दूं। देखिए दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टैब्लिश किया गया था 1600 में, और ये एक तरह का ट्रेडिंग कंपनी था। दिस वाज अ ट्रेडिंग कंपनी विच वाज ऑपरेटेड प्राइमरीली इन इंडिया। लेकिन दोस्तों एक कोई बैंक नहीं थी इस केस में, तो ये इंगेज होता था कुछ फाइनेंशियल एक्टिविटीज में, जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज को इशू करने में, कोई पैसा लेंड करने में एक्सेट्रा। तो दिस वाज द प्रिमिटिव स्टेज। दूसरा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसका फाउंडेशन हुआ था 1911 में। ओके, सो दिस वाज फाउंडेड इन द 1911, और ये एक मेजर कॉमर्शियल बैंक है भारत का।
ऑप्शन सी इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1935 में और आरबीआई सेंट्रल बैंक है भारत की, पता ही हो आपको, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है माना जाता है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रेगुलेट करे मॉनेटरी सिस्टम को, इशू करे करेंसीज को, सुपरवाइज करे बैंक को, ठीक है। दूसरे बैंक की तरह नहीं है, अनलाइक अदर कमर्शियल बैंक, तो ये डायरेक्टली जो है सर्विसेज ऑफर नहीं करेंगे पब्लिक को। तो इसीलिए दोस्तों आरबीआई द करेक्ट आंसर। सो दिस वाज एएफएम अक्टूबर 20। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे पास 100 क्वेश्चन अवेलेबल हैं। यदि आप इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि किस प्रकार के सवाल एएफएम के प्रीवियस ईयर में आए थे, तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको कोर्स का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल रखे हैं। धन्यवाद।